नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नॉट स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए आपको बताते हैं कि आज क्या खास लेकर आए हैं हम कार्यक्रम में आपके लिए। जानेंगे कि आज जो बाजार में हमने बिकवाली देखी उसके पीछे वजह क्या थी। शुरुआत अच्छी हुई थी बाजार की, लेकिन उसके बाद हमने गिरावट आते हुए देखी आखिरी समय में। क्यों हुई ये गिरावट, हम अब करेंगे अपने एक्सपर्ट से बात। इसके अलावा फोकस होगा कल शुरू होने वाली FOMC की बैठक पर। वहां से क्या उम्मीद की जानी चाहिए और बाजारों के लिए इसका क्या मतलब है। साथ ही साथ आपको देंगे कल के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी। फिलहाल शो में आगे। चलिए शुरुआत करते हैं बाजार से ही, जहां हमने देखा कि शुरुआती तेजी आज टिक नहीं पाई। निफ्टी 143 अंक तो सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा की बिकवाली के साथ बंद हुए। लेकिन दिन भर कौन कौन से शेयरों पर और सेक्टर पर किस तरह का कारोबार देखने को मिला, कहां सबसे ज्यादा एक्शन था, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज चौतरफा बिकवाली थी बाजार में। हफ्ते के पहले दिन ही निफ्टी में ऊपरी स्तरों से 250 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। बैंक निफ्टी में करीब 600 अंक गिरा बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से। और आईटी छोड़ सभी सेक्टरल इंडेक्स में आज गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। और सबसे ज्यादा जो दबाव था वो रियल्टी और सरकारी बैंकों ने बाजार पर ज्यादा दबाव बनाया। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डाले तो आज एक्सिस बैंक ऊपर था। इसके अलावा टेक महिंद्रा, SBI लाइफ, विप्रो और मारुति सुजुकी यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली। वहीं चढ़ने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये दोनों आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। उसके बाद रिलायंस ने दबाव बनाने का काम किया और टाटा कंज्यूमर और M&M भी आज कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे थे। आज बड़े आईटी स्टॉक्स का तो हमने नाम लिया, वहां तो अच्छी तेजी थी ही, लेकिन जिसमें मिड कैप आईटी में भी स्पेस से भी कुछ गेनर्स नजर आए। इसमें NIIT, HCL इन्फो, एम्फेसिस, कोफोर्ज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी मजबूती देखी गई। रियल्टी शेयरों में भी आज बाजार में कमजोरी बनाई, जिसमें कि शोभा, प्रेस्टीज, इसके अलावा ओवरऑल रियल्टी और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहाँ पर आज दबाव देखने को मिला। PSU बैंकिंग स्पेस में भी आज कमजोरी थी, जिसमें कि कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, IOB और SBI ये आज दबाव बनाने का काम कर रहे थे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो बाजार में सभी सेक्टरल इंडेक्स कमजोर थे, एक आईटी को छोड़ के बाकी सभी में गिरावट देखी गई। और बाजार बंद होते होते ऊपरी स्तरों से भी यहाँ पर गिरावट नजर आई। बिल्कुल, और हमने कई एक्सपर्ट से बात की है जानने के लिए कि इस बाजार में आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। पाइपर सैरिका एडवाइजरी के MD और CIO अभय अग्रवाल का कहना है कि बाजार में अभी ओमिक्रॉन और अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर कुछ चिंता बाकी है। 15 दिन पहले तो दो चीज़ों का काफ़ी डर था। एक तो ये जो नया वेरिएंट आया है वायरस का, उसका, और उसी दूसरी तरफ कि इन्फ्लेशन जो डेटा आया US में, उसमें दिखाया कि 6.8% US में इन्फ्लेशन है, जो पिछले ऑलमोस्ट 40 साल में सबसे ज़्यादा है। तो एक ये डर है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दिल में कि फेड को ना चाहते हुए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ कोविड की सिचुएशन अभी भी पूरी क्लियर नहीं है। कोई नहीं चाहता कि रेट बढ़ा के जो थोड़ी रिकवरी आ रही है उसको बंद कर दे। तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट डिसीजन रहेगा फेड के लिए भी कि वो क्या करें। और पर अगर हम देखें तो हमने जितना डेटा देखा है उसमें यही दिख रहा है कि ओवरऑल जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं रिस्क एसेट्स में वो अंडर इन्वेस्टेड हैं इस टाइम पे। तो वो भी चाहते हैं कि वो मार्केट में पार्टिसिपेट करें। तो मेरे को लगता है ये हफ्ता, जैसे आपने ठीक कहा, थोड़ा कॉशस ही रहेंगे बड़े इन्वेस्टर्स। वो देखेंगे कि कोविड की क्या सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, रिकवरी किस तरफ जा रही है, और फेड का क्या कमेंट्री क्या है फेड की। For me to put fresh money into the market, I would imagine that the financials and the real estate chain, right from real estate companies to housing finance companies to all the ancillaries who supply to real estate. So that whole segment should do well. And obviously the third segment, which I believe from the next 2-3 year perspective will do very well, will be the cap goods and the infrastructure sector, where I think we are getting into a very strong capex cycle, which should help many of the companies in that sector to do well. So that's the whole segment that I believe should do well. In terms of avoid, my sense is that the consumer companies, they will possibly struggle on growth, and valuations being also rich, probably they may not add to portfolio returns, maybe from 12 to 18th month perspective. A dark horse could be, my sense is that where there are two schools of thought. My sense is that
Yeah, passenger vehicles and commercial vehicles, that's a segment that should also be part of your portfolio from the next 2-year perspective. ओके, तो कृष्ण कुमार कारवाहा बताते हुए कि उनके पसंदीदा शेयर बाय सेल होल्ड कैटेगरी में कौन से आते हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि सिंह और कुश बोरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कुश, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। चार्ट्स पर आप देखकर बताएं हमें कि बाजार की स्थिति क्या दिखती है। 17,500 के ऊपर बाजार आज सुबह चल रहा था और बात की जा रही थी कि 17,600 और उसके आगे का शायद लेवल हम देखें, लेकिन उसके बाद जो प्रेशर दिखा, अब 17,370 के आसपास हम खड़े हैं। क्या आपको लगता है ये चार्ट्स के हिसाब से ये एक गिरावट यहाँ से और बढ़ेगी, और जो पिछले हम पहले बात कर रहे थे 16,800 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है बाजार, वहाँ तक गया भी था, वापस वहाँ तक गिरने की संभावना दिखती है आपको? जी नमस्कार सौमित्र, आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, मैं यहाँ टेक्निकल और डेरिवेटिव डेटा कंबाइन करके एक व्यू बताना चाहूंगा। अगर हम दिसंबर 16 की जो ऑप्शन की सीरीज है निफ्टी की, उसकी बात करें तो पिछले हफ्ते से ही 17,500 के कॉल और पुट दोनों में ही काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट देखा गया था। अब अगर हम इनके प्रीमियम्स मिलाएं तो एक 300 पॉइंट की रेंज बनती है, यानी 17,200 से लेके 17,800 तक की रेंज बनती है। मार्केट ने 17,600 पिछले हफ्ते क्रॉस किए थे। अब मार्केट अपनी निचली स्तरों पे आ गए हैं, अभी भी 150 पॉइंट वहां से बाकी है। तो आज का जो अगर मार्केट का हम व्यू देखें तो देखने में थोड़ा सा ड्रामेटिक, थोड़ा सा ड्रास्टिक लगता है कि हम 100 पॉइंट ऊपर थे, 150 पॉइंट नीचे क्लोज किए। लेकिन अगर हम ब्रॉड बेस्ड डेटा को ध्यान में रखते हुए मार्केट पे व्यू बनाएं तो ये फॉल इतना चिंताजनक नहीं था, क्योंकि डेटा के हिसाब से मार्केट अभी भी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसी हिसाब से, उसी लॉजिक को अगर हम कंटिन्यू करें तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा और नीचे आता है, जो उसके निचली स्तर है जो अभी डेटा बता रहे हैं 17,200 के करीब, तो वहां से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है उन स्टॉक्स की जो आप हमेशा से बाय करना चाहते थे बट आपको मार्केट की रैली में महंगे लग रहे थे। तो यहाँ पे आप बाइंग की तरफ ध्यान रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान रखिए। अगर कोई और एडवर्स न्यूज नहीं आती है ओमिक्रॉन की तरफ से, ओमिक्रॉन के वेरिएंट की तरफ से, या इन्फ्लेशन में कोई और सरप्राइजेस नहीं आते हैं, फेड की तरफ से सरप्राइजेस नहीं आते हैं, तो ये निचले स्तर एक्चुअली बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, जहां मार्केट टेस्ट करके फिर 17,500 17,600 तक जा सकता है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि आप मार्केट्स में नहीं इन्वेस्ट करते, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस केस में अगले 10 से 15 दिनों के लिए स्टॉक पिकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत अच्छा रहेगा मार्केट में, उसमें ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। तो फोकस यहाँ पर स्टॉक्स पर ही होना चाहिए, जिन पर हम आपको अपने आइडियाज़ भी देंगे जो हमारे एक्सपर्ट्स आज लेकर आए हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर कुछ बता रहे हैं कि जो गिरावट दिख रही है उसमें आपको मौके तलाशने चाहिए, कुछ चुनिंदा अच्छे स्टॉक्स पर फोकस करेंगे तो बेटर है। चलिए ब्रॉडर इकोनॉमी की बात करते हैं, और जहाँ पर आज हमने देखा कि नवंबर के CPI के आंकड़े आए, जहाँ पर हमने देखा महंगाई दर में बेहद मामूली बढ़त देखी गई है। हालांकि कोर महंगाई दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। महंगाई दर के इन आंकड़ों को कैसे समझना चाहिए, ये हमें बता रही हैं ET नाउ की कंसल्टिंग के एडिटर मैथिली भुसनूरमत। एक महीने के आंकड़े से हम कुछ खास नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो हम जरूर कह सकते हैं कि अभी तक ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये 5th मंथ कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे ये CPI जो इन्फ्लेशन का नंबर है RBI के टारगेट रेंज 2 और 6% के बीच में आया है। लेकिन हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि पिछले साल इस महीने नवंबर 2020 में इन्फ्लेशन का जो नंबर था वो था 6.93%। तो इसके वेरी हाई बेस के नतीजे इस साल का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कम लगता है। आगे जाते हम कह नहीं सकते, क्योंकि दिसंबर जनवरी के आगे पिछले साल से इन्फ्लेशन का जो नंबर था काफी कम हो गया था। इस वजह से हमको जनवरी फरवरी में काफी हाई इन्फ्लेशन मिलेगा। इसलिए RBI ने भी 4th क्वार्टर इस फिस्कल का बोला इन्फ्लेशन 5.8% है। और हमको ये भी याद रखना चाहिए कि US जैसे एक देश में नवंबर का इन्फ्लेशन था 6.8%। 40 सालों में इतना हाई नंबर नहीं था। तो जब पूरी संसार खासकर US में भी इतना हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, हम ये नहीं सोच सकते कि भारत में इन्फ्लेशन नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो आगे जाने दिन में हमको महंगाई बढ़ता ही दिखेगा, और इसको हमेशा रिजर्व बैंक को अपने ख्याल रखना चाहिए। जो अभी तक उन्होंने MPC मीटिंग में जो किया था, उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन के बारे में कुछ खास घबराने की जरूरत नहीं है, हमको ग्रोथ पे भी हमें फोकस रखना चाहिए। लेकिन इस बार इन्फ्लेशन नंबर्स के बावजूद हमको ये याद रखना चाहिए, जबकि पूरे विश्व में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
तो भारत में भी बढ़ेगा ही। बिल्कुल। और कल से यूएस में भी एफओएमसी की बैठक शुरू होने वाली है। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी और यहाँ पर भी नज़र इसी बात पर है कि इन्फ्लेशन, जैसा कि मैथिली मैम बता रही थी कि इन्फ्लेशन भी और साथ ही साथ ब्याज दरों का वहाँ से आगे क्या होगा। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आप कैसे रीड करते हैं ये जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हमारे आए हैं उनको, और अब जो फोकस है बाजार का वो एफओएमसी की बैठक है जो कल से शुरू होने वाली है। एक डर ये इस बात का है कि शायद यूएस में अब ब्याज दरें बढ़ने लगें और उसका शायद नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बाजारों पर दिखे। आप कैसे रीड करते हैं इस पूरी सिचुएशन को? बिल्कुल, इस समय देखिए इम्पोर्टेंट है, भारत का हाल ही की डेटा जो है वो एक बैलेंस डेटा देखने को मिला है, लेकिन ये जरूरी है कि एफओएमसी यहाँ पर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? उसकी पहली वजह ये है कि उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट तीनों में पड़ेगा। मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लूंगा, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि फेड ने पिछली बार की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि बॉन्ड टेपरिंग जो चल रही, जो बॉन्ड अभी जो बाइंग चल रही है उसको जून 2022 तक करनी थी, उसको पहले कितनी जल्दी उसको खत्म कर सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा है कि वहां के सेनेट में जो 30 नवंबर को जो मीटिंग थी उसमें ये डिसीजन था कि जो 120 बिलियन मंथली बॉन्ड बाइंग है उसको कितना कम किया जा सकता है और कितनी जल्दी उस पर डिसीजन ले सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि चूंकि यहाँ पर सीपीआई का नंबर आपने देख ही लिया, मंथ ऑन मंथ पे देखें तो 0.8%, ईयर ऑन ईयर पे देखें तो 6.8%, और कोर भी यूएस का जो कोर महंगाई है वो भी जो है वो मंथ ऑन मंथ पे देखें तो 0.5%, और अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 4.5%, जो कि काफी इंपैक्ट कर सकता है यूएस इकोनॉमी को। इन्फ्लेशन का रिस्क, इंटरेस्ट को यहाँ पर इंक्रीज करने का एक पूरी तरह से दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये दोनों चीजों यानी इंटरेस्ट रेट पे भी लिया जाता है और बॉन्ड टेपरिंग पहले की जाती है तो सबसे पहले जो क्रैश मार्केट में देखने को मिलेगा वो होगा गोल्ड, यानी सोने में बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है इनमें अगर बॉन्ड टेपरिंग स्टार्ट होती है तो। दूसरा इंपैक्ट होगा कि इक्विटी मार्केट को यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो फैक्टर काफी जो है इंपैक्ट कर सकता है। तो इक्विटी मार्केट में भी एक तेजी से गिरावट का माहौल बन सकता है और भारतीय बाजार उससे अछूते नहीं रहेंगे और वो इंपैक्ट इंडिया के मार्केट में भी देखने को मिलेगा। इसलिए भारत में जो सिचुएशन है वो अभी ऐसी है कि जो स्टॉक स्पेसिफिक लोग बाइंग के लिए जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं से एक रिस्क दे रहा है और इन्फ्लेशन का डेटा ने उस पर काफी हद तक जो है वो सपोर्ट दिया। तो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन डिसीजंस को निकल जाने दें जो छोटे ट्रेडर हैं और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, जो डे लंबी पोजीशंस बनाते हैं, उनके लिए ये करेक्शन का एक जो मौका मिलेगा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होगा। अब ब्रॉडर रेंज में अगर निफ्टी के लेवल्स को यहां पर समझते हैं तो जब तक निफ्टी का जो इंडेक्स बाइंग है उसमें फाइनेंशियल, बैंकिंग, फार्मा और मेटल ये काउंटर जब तक सपोर्ट नहीं देंगे निफ्टी अप ट्रेंड में थोड़ा सा आ पाना मुश्किल है और इन्फ्लेशन का डेटा इन सभी पर इंपैक्ट कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म पे निफ्टी का आउटलुक थोड़ा सा यहां पर अभी डाइसी रहेगा। इस हफ्ते के बाद सिचुएशन क्लियर होगी, लेकिन लोअर लेवल बाइंग आपको 17,000 और 16,800 के लेवल पे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। करेक्ट। तो 17,000 और 16,800 के लेवल पर, लोअर लेवल पर बाइंग दिख सकती है। लेकिन जैसा रवि बता रहे हैं कि फोकस इस बात पे रहना चाहिए कि अब जो बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है यूएस में, एफओएमसी की बैठक जो पूरी तरह से खत्म हो जाए, वहां पर भी कमेंट्री क्या कह रहे हैं यूएस फेड के गवर्नर, उनकी कमेंट्री पर फोकस करना जरूरी है और क्या फैसला करते हैं वहां पर यूएस में फेडरल रिजर्व गवर्नर, वो भी बाजार पर इम्पैक्ट करेंगे। और इसलिए अगर आप रुक सकते हैं तो कुछ रुकिए, ये खबरें निकल जाने दीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आगे पोजीशन कैसे ली जाएगी। ये तो हमने ब्रॉडर आपको बाजार के बारे में बताया, लेकिन अब आपको बताते हैं ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर के बारे में जिस पर मुहर लगी है। श्रीराम ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई और उसमें कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान कर दिया गया। मर्जर के बाद कंपनी का नाम श्रीराम फाइनेंस होगा। ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एडिटर अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। श्रीराम ग्रुप का बड़ा डीमर्जर आज अनाउंस हुआ, जैसा कि हमने आपको सुबह पहले ही बताया था कि आज और ये फाइनली ईटी नाउ स्वदेश की खबर पे मोहर लगी। मैनेजमेंट ने बताया कि ये देश की सबसे बड़ी रिटेल एनबीएफसी बन जाएगी, कंबाइंड एंटिटी। करीब 10% का लोन ग्रोथ टारगेट कर रही है कंबाइंड एंटिटी अक्रॉस सेगमेंट्स ब्लेंडेड बेसिस पे, और 10% का बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी में मिलेगा प्योरली सिनर्जीज की वजह से। करीब 1.5 लाख करोड़ का एयूएम होगा, 50,000 कर्मचारी इसमें काम करेंगे और ये 1 साल के समय में ये ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग पूरी होगी। बहुत सारे
इन्वेस्टर्स काफ़ी टाइम से ग्रुप के मैनेजमेंट से ये कह रहे थे कि ये आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई होना चाहिए। फाइनली ग्रुप ने आगे बढ़े और उन्हें इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया। श्रीराम कैपिटल के 100 शेयर के बदले 9.78 करोड़ शेयर मिलेंगे नई एंटिटी में और 100 to 155 का रेशो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस का। इसीलिए आपने स्टॉक्स में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी आज देखी। यही नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि वो एक सुपर ऐप बना रहे हैं और टेक्नोलॉजी लेड प्लेटफॉर्म बनाएंगे यहाँ से ग्रोथ करने का। काफ़ी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी कोई बैंकिंग रिलेटेड प्लान नहीं है, लेकिन आगे चल के रूल आउट कुछ नहीं किया उन्होंने। हालांकि ये भी बताया कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी एडिक्वेट है, तो फ्रेश कैपिटल रेजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन आज अनाउंस हुआ और यहाँ से कंपेरेटिव लैंडस्केप बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बड़ी एक एनबीएफसी कंबाइंड एंटिटी बन गई है और यहाँ से दूसरी एंटिटीज़ किस तरह से रिएक्ट करती हैं, और मैनेजमेंट से हम टॉप कमेंट्री आपसे जल्दी लाएंगे। ये आज की बड़ी खबर थी। बिल्कुल रवि, आपने कैसे इस खबर को लिया? हमने देखा कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का स्टॉक तो आज नीचे गया 2%, लेकिन श्रीराम सिटी यूनियन में हमने 10% तक की तेजी देखी, उसके बाद 5-5.5% ऊपर जाके बंद हुआ। सबसे बड़ी रिटेल एनबीएफसी बन जाएगी अब श्रीराम फाइनेंस, जो नई कंपनी का नाम होगा। आपको लगता है ये वैल्यू क्रिएट कर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी 1-1:30 बजे के प्रोग्राम में था और उससे पहले मैं देख रहा था कि ज्यादातर सबसे पहले जो चैनल पे आपकी इंफॉर्मेशन आई उसका फायदा इन्वेस्टर्स को यहाँ पर मिला है और उसके लिए मुझे भी बहुत से लोगों ने अप्रिशिएशन भेजा है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। इस समय जो इसका इंपैक्ट है, जो न्यूज है, उसको सबसे पहले मार्केट में लाने के लिए। दूसरा, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्वेस्टर का यहाँ पर फायदा होगा, और एक शेयर जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो दूसरे शेयर में जो रैली आई है उसने कहीं ना कहीं से ज्यादा इन्वेस्टर के वैल्यू को बढ़ाया है। अब पूरे अगर मर्जर को यहाँ पर समझते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर मर्जर कभी भी किसी कंपनी का अगर देखने को मिलता है तो इंपॉर्टेंट होता है उसके फंडामेंटल पॉइंट्स, और यहां पर फंडामेंटल पॉइंट्स जो हैं उस पे फोकस करके स्ट्रेंथ आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसे पहला फंडामेंटल की आपको पॉइंट यहां पर देखें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ का एयूएम यहां पर जनरेट होगा, तो वो एक स्ट्रांग पॉइंट है। तो अगर आप निवेश की रणनीति बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा मौका है, क्योंकि मार्केट में आज बहुत से शेयर हैं लेकिन उनमें क्या एज है वो जनरेट देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप बहुत सिंपल वे में समझा रहे हैं, इसलिए लोगों को भी समझ में आना चाहिए। आप निवेश की रणनीति इसमें बनाएंगे तो आपको मिनिमम जो मुझे एक कैप दिखता है वो लगता है कि आप यहां पर इन्फ्लेशन को जरूर बीट कर पाएंगे, पहला। दूसरा है कि रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम से कम 30% की रैली आपको पूरे स्टॉक में देखने को मिल सकती, तो जरूर आपको इस पे फोकस रखना चाहिए। कुछ आपको भी लगता है कि इस समय जो हमने स्टॉक में आज तेजी देखी श्रीराम सिटी यूनियन के, वो आगे बरकरार रहेगी? चार्ट्स क्या कह रहे हैं आपके? यहाँ पर नया निवेश करना चाहिए? जी हाँ, ये हमने जो लास्ट मिनट में कैंडल बनते हुए देखा है वो एक फ्रेश ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है। ये अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ से नहीं दिख रहा ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, बट अगर ये इन करंट लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे और बड़ी तेजी मिल सकती है। करीब 2400 के आसपास तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे देख सकते हैं अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है। ओके, एक स्टॉक और मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा, और वो है एक्सिस बैंक का। आज एक रिपोर्ट भी आई, उसमें टारगेट्स बढ़ा दिए गए। बाजार में हमने काफ़ी दबाव देखा, बैंक निफ्टी भी 0.5% नीचे जाकर बंद हुआ, लेकिन एक्सिस बैंक निफ्टी का टॉप गेनर है, करीब 2 से 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। क्या पढ़ रहे हैं वहां पर आप? जी स्वामी सर, बिल्कुल सही बताया आपने। यहाँ पे एक कंसर्न यही है कि देखिए एफआईआई पिछले काफी दिनों से सेलिंग करते आ रहे हैं। बैंक निफ्टी का प्रेशर में रहने का कारण भी यही है, क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं, आपके काफी दर्शक भी जानते होंगे कि बैंकिंग क्षेत्र में एफआईआई की होल्ड काफी रहती है। तो अगर एफआईआई कंटिन्यू सेल कर रहे हैं तो बैंकिंग में हमको उसका रिजल्ट देखने मिलता है, और बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, जैसे बड़े नाम हैं इंक्लूडिंग एक्सिस बैंक, उन पे प्रेशर आता है जब एफआईआई सेल करते हैं। अभी जो मैग्नीट्यूड था उनका सेलिंग का, वो जरा कम होते हुए दिख रहा है, और उसका फिर से हमें तुरंत असर दिख रहा है स्टॉक्स पे, बैंकिंग स्टॉक्स पे, खास करके प्राइवेट बैंक एक्सिस में लीड कर रहा है।
एक्सिस आज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, यहाँ से डेफिनेटली बाइंग लेवल्स बनते हैं। अगर कोई लंबी अवधि के निवेशक हैं तो डेफिनेटली इन लेवल्स पे बाय करना बनता है। ओके, तो इन लेवल पर भी बाय किया जा सकता है। 704 पर आज एक्सिस बंद हुआ है, करीब करीब 2.25% ऊपर। आपको प्राइमरी मार्केट की भी कुछ जानकारी दे दें, जहां पर आज हमने देखा कि मेड प्लस हेल्थ का आईपीओ खुल गया है। पहले दिन इस आईपीओ को 70% तक का रिस्पांस मिला, 70% ये भर गया। आईपीओ का प्राइस बैंड 780 से 796 रुपए तक तय किया गया है। वहीं मैप माई इंडिया में के आईपीओ में पैसे लगाने का आज आखिरी दिन था और ये जो इशू है ये 154 गुना भर कर बंद हुआ है मैप माई इंडिया का। इसके अलावा हमने देखा कि कल डेटा पैटर्न्स का आईपीओ खुलेगा। 16 दिसंबर तक यहाँ पर भी पैसा लगाने का मौका है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 555 से 585 रुपए तय किया गया है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 588 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रवि, आप इन आईपीओ पर नजर डाल पाए हैं? डेटा पैटर्न्स कल खुलने वाला है, उसके अलावा मैप माई इंडिया, क्या सलाह देंगे? देखिए, मैप माई इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको अच्छे प्रीमियम के लिए तैयार रहना चाहिए और इन्वेस्टर को एक बार मौका यहाँ पर अच्छा मिलेगा प्रॉफिट बुक करने का। तो पहला सजेशन है कि जो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम यहाँ पर देखें तो 40% यानी कि करीब 40% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है लिस्टिंग के टाइम पे, यानी 40% तक ऊपर आईपीओ लिस्ट हो सकता है। तो उसका फायदा अगर उठाना है तो एक बार को प्रॉफिट बुक करने का यहाँ पर 50% अपनी पोजीशन को जरूर रखना चाहिए। अगर पूरे मैप माई इंडिया के पूरे प्रोजेक्ट को देखें तो इसमें बहुत से रिकमेंडेशंस इससे पहले डिस्कशंस हुए हैं और प्रोजेक्शंस अच्छे हैं। आगे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर को थोड़ा चालाक होना चाहिए। जब भी आपको अच्छा मुनाफा मिले तो अपना घर प्रॉफिट ले जाना ना भूले। तो मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी के लिहाज से तो ये करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलें तो ये आईपीओ अच्छा परफॉर्म करेगा और आने वाले साल से 6 महीने में अगर रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरे आईपीओ की आपने बात की है जहां पर 588 करोड़ के करीब का आईपीओ है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन हायर साइड पर है, लेकिन जब इसके पूरे के पूरे डिटेल अगर यहाँ पर देखें तो मुझे लगता है कि अभी शायद आगे जो आने वाला समय है वो आईपीओ मार्केट का है। तो इसमें भी परफॉर्मेंस थोड़ी पॉजिटिव रहेगी। 5 से 8% तक का अगर 10% तक का अगर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी हो जाता है तो थोड़े से प्रीमियम यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। हाल फिलहाल में जैसी ओपनिंग होगी उसके हिसाब से ज्यादा अच्छा डेटा समझ पर आएगा। बिल्कुल, तो मैप माई इंडिया में यहाँ पर एक अच्छे लिस्टिंग की उम्मीद की जा सकती है और अगर आपको लिस्टिंग गेन हो रहा है तो कुछ मुनाफा तो जरूर घर ले जाएं। ये रवि ने आपको क्लियर सलाह दे दी है। चलिए जानते हैं कि कौन से स्टॉक आइडियाज लेकर आए हैं हमारे दोनों ही मेहमान आज। वक्त हो गया है आज के वीआईपी शेयर का। कुछ आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कौन से आइडियाज आज आप लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए? 2 आइडियाज हैं आज के। पहला है टाटा पावर। एनीथिंग क्लीन, एनीथिंग ग्रीन अभी डिमांड में है। सारे विश्व का ध्यान क्लीन ग्रीन एनर्जी पे है और टाटा कॉम इस सेक्टर में लीडर है। तो टाटा पावर पे ध्यान रखिए, तेजी कर सकते हैं इस स्टॉक में। अभी 230 के दाम चल रहे हैं, 240 के टारगेट और करीब 225 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है। ये पहला आइडिया है। दूसरा है बिरला सॉफ्ट। इस कंपनी ने जो पिछले कुछ सालों में चेंज किया है अपना बिजनेस मॉडल टुवर्ड्स एंटरप्राइज सॉल्यूशन, उसके रिच डिविडेंड्स इस कंपनी को देखने मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी इसमें अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं, अच्छा मूवमेंट अपस्विंग हम देख सकते हैं। आज भी स्टॉक काफी मजबूती से ऊपर खड़ा था इस गिरते हुए मार्केट में। तो 504 का अभी रेट चल रहा है, 515 के स्टॉप लॉस 515 के टारगेट और 499 के स्टॉप लॉस से ये 2 आइडियाज रहेंगे हमारे, टाटा पावर और बिरला सॉफ्ट। टाटा पावर और बिरला सॉफ्ट, ये 2 आइडियाज हैं। यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। रवि, आप कौन सा आइडिया लेकर आए हैं आज? देखिए, मेरा पहला आइडिया तो इस समय जो सबसे अग्रेसिव इंडस्ट्री चल रही है वो है मेटल काउंटर और यहाँ पर इसमें एक बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। सबसे पहले यहाँ पर जिंदल स्टील में एक बार बाय की पोजीशन लेकर हम चल सकते हैं। हेलो, ओके, कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से हम देख रहे हैं कि रवि के साथ कनेक्शन फिलहाल चूक गया है, लेकिन उन्होंने जिंदल स्टील का नाम लिया। वो
वो आपके सामने है। उसका टारगेट उन्होंने जो तय किया था 200 रुपये का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिंदल स्टील में बाय करने की सलाह है, यहाँ कुछ समस्या है, तो टारगेट और स्टॉप लॉस कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिंदल स्टील ब्रॉडली उन्होंने लॉन्ग करने की सलाह दी है। चलिए रवि और कुश, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होकर हमसे चर्चा करने के लिए और साथ ही अपने पिक्स देने के लिए भी। वक्त हो गया है यहाँ पर आप सभी से इजाज़त लेने का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आए